नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट को लेकर अब तक जिस बात की आशंका जताई जाती थी वो अब बिल्कुल सच साबित होती दिख रही है और धीरे धीरे उसके सबूत भी मिलने शुरू हो गए हैं। हर किसी को यह दिख रहा था कि शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का हाथ था, लेकिन कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था। जाहिर है, जब इतना बड़ा देश और उसकी एजेंसीज इस तरह के षड्यंत्र में शामिल हों तो प्रमाण ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अब ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, ऐसे दस्तावेज सामने आ रहे हैं जिनसे यह पता चलता है कि कैसे अमेरिका ने, ये दस्तावेज ये दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका ने शेख हसीना की सरकार को गिराने का प्रयास 2019 में ही शुरू कर दिया था। जी, ये प्रयास 2019 में शुरू हुआ था और ये षड्यंत्र जाके सफल हुआ 2024 में। और इस षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए अमेरिकी सरकार ने अपने एनजीओज को इस्तेमाल किया, यूज किया अपने एनजीओज को, जिन्होंने बांग्लादेश के युवाओं, छात्रों, समाज के आम लोगों, सिविल सोसाइटी को शेख हसीना और उनके सरकार के खिलाफ बड़े ही महीनी से सोफिस्टिकेटेड तरीके से भड़काया, जिसकी परिणति 2024 में छात्रों के विद्रोह के साथ हुई। यह सब कुछ अमेरिका ने किया। अभी तक तो यह आशंका थी, लेकिन अब इसके प्रमाण, इसके दस्तावेज सामने आना शुरू हो गए हैं। अब ये दस्तावेज बताते हैं कि बांग्लादेश के समाज में इन अमेरिकी एनजीओज ने शेख हसीना के खिलाफ नफरत इस कदर भड़काई कि देश में बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो गई और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। अभी तो ये शुरुआत है। बांग्लादेश की सेना और वहां के आर्मी चीफ जनरल वॉकर, उनको भी इस षड्यंत्र में शामिल करने के लिए चाल चली गई हो, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आने वाले समय में इसके भी सबूत मिलें, क्योंकि इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आर्मी चीफ जनरल वॉकर शेख हसीना के रिश्तेदार हैं और हसीना को उन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने ही उनको आर्मी चीफ बनाया था, तो फिर उन्होंने पलटी क्यों मारी? वो क्यों पलट गए? शेख हसीना के पीठ में खंजर क्यों घोंपा? अभी इसका कोई साफ साफ जवाब नहीं आया है। बहुत सारे रहस्यों का अभी पर्दाफाश होना बाकी है, लेकिन शुरुआत हो गई है। शेख हसीना के तख्ता पलट में अमेरिका के हाथ होने के संबंध में खुलासा किया है द संडे गार्डियन ने। संडे गार्डियन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसका टाइटल है, शीर्षक है, डॉक्यूमेंट्स शो यूएस सेट इन मोशन प्लान टू आउस्ट हसीना। मतलब द संडे गार्डियन को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि अमेरिका ने ये सारा षड्यंत्र रचा और बहुत ही चुपचाप इस षड्यंत्र को अंजाम तक पहुंचाया। बहुत ही करीने से, बहुत ही महीने से इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम तक पहुंचाया। अब देखिए, संडे गार्डियन अपनी रिपोर्ट में लिखता है, और मैं कोट करता हूं, द प्लान टू रिमूव शेख हसीना एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश was set in motion in early 2019. Documents provided to the Sunday Guardian indicate, and as is being claimed by her, it was executed by government-funded agencies. आप इसको मार्क कीजिए, executed by government-funded agencies operating from the United States. मतलब द संडे गार्डियन को जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं उनसे पता चलता है कि शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से हटाने की योजना 2019 की शुरुआत में ही बना ली गई थी। और जैसा कि उनके द्वारा, मतलब शेख हसीना के द्वारा दावा किया जा रहा है, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से संचालित सरकारी वित्त पोषित एजेंसियों, मतलब गवर्नमेंट फंडेड एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किया गया। ये सब कुछ एग्जीक्यूट किया गया। अब ये रिपोर्ट आगे क्या कहता है वो मार्के की बात है। आफ्टर मंगोलिया इन 1996, Haiti in 2001 and Uganda in 2021, Bangladesh became the latest victory for the US-based International Republican Institute (IRI), which was successfully able to bring about a regime change in Dhaka. देखिए, ये अमेरिकन एजेंसीज क्या करती हैं, इतने सारे देशों में तख्ता पलट करने के बाद ये इनकी लेटेस्ट सफलता है ढाका में। ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि मंगोलिया में जैसा जो कुछ हुआ 1996 में,
हैती में 2001 में और युगांडा में 2021 में। उसके बाद बांग्लादेश अमेरिका स्थित इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट के लिए नवीनतम लेटेस्ट जीत बन गया, जो ढाका में सफलतापूर्वक शासन परिवर्तन लाने में सक्षम रहा। ये अमेरिकन एजेंसीज ने किया है, ऐसा संडे गार्डियन अपनी रिपोर्ट में कहता है और उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने ये काम कोई पहली बार नहीं किया है। दुनिया में जहां भी उसे अपनी मनपसंद सरकार नहीं दिखती है और जो सरकार उसके इशारे पर नाचना नहीं चाहती है, उसका वो तख्ता पलट करवा देता है और इसके लिए वो एनजीओज और अमेरिका के गवर्नमेंट फंडेड एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। ये इस रिपोर्ट से बिल्कुल साफ हो रहा है। अब देखिए, इसमें भारत के लिए भी सबक है और आप समझ सकते हैं कि आखिर मोदी सरकार इन एनजीओज पर क्यों नकेल कस रही है। इनमें से बहुत सारे, सभी तो नहीं, लेकिन बहुत सारे, खासकर ये जो वामपंथी विचारधारा वाले एनजीओज हैं, वो विदेशी देशों से, बाहर के देशों से चंदा लेकर उनके इशारों पर नाचते हैं और देश में सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काते हैं और तख्ता पलट करवाते हैं। इनके ऊपर नजर रखने की सख्त जरूरत है। मोदी सरकार को इनके ऊपर नजर रखने की सख्त जरूरत है और सरकार कार्रवाई कर भी रही है। अब देखिए ये रिपोर्ट आगे क्या कहता है। ये रिपोर्ट कहता है कि दी IRI एज पर इंटरनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड टू द संडे गार्डियन शो was implementing the broader objectives of the National Endowment for Democracy (NED) and the United States Agency for International Development (USAID). Now, the documents also show how the project was necessary to counterbalance India's interference. मतलब दस्तावेज यह भी बताते हैं, दिखाते हैं कि भारत के हस्तक्षेप को संतुलित करने के लिए यह परियोजना, ये पूरा जो प्रोजेक्ट था, वो किस तरह से आवश्यक था। रिपोर्ट आगे कहता है कि द वाशिंगटन बेस्ड IRI's stated objective is to promote democracy through supporting democratic institutions, political parties, civil society and electoral processes, and it serves as an implementing partner for USAID funded projects aimed at enhancing democratic governance. अगर हिंदी में कहें तो वाशिंगटन स्थित ये IRI का जो घोषित उद्देश्य है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और चुनावी प्रक्रियाओं के समर्थन के माध्यम से लोकतंत्र को बढ़ावा देना है और यह लोकतांत्रिक शासन को बढ़ाने के उद्देश्य से USAID द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करता है। आप समझ सकते हैं कि यह सारा खेल लोकतंत्र को बढ़ावा देने के नाम पर होता है, मानवाधिकारों की रक्षा के नाम पर होता है। लोकतंत्र की रक्षा, मानवाधिकार की रक्षा, ये सब अमेरिका के हथकंडे हैं, हथियार हैं सरकारों का हाथ ऐंठने के लिए। वरना दुनिया जानती है कि कैसे अमेरिका ने दुनिया के सारे तानाशाहों का समर्थन किया है। आप देख लीजिए, पूरी लंबी लिस्ट है, उन्हें सपोर्ट किया है। अब ये रिपोर्ट आगे कहती है संडे गार्डियन की कि इन मार्च 2019 IRI आफ्टर रिसीविंग द ग्रांट फॉर इट्स एक्टिविटीज फ्रॉम USAID एंड NED started the process of execution of a program to bring about a regime change in Dhaka. आप शब्दों को मार्क कीजिए, ये ढाका में सत्ता परिवर्तन करने के लिए ये प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया। And the said program was named as Promoting Accountability, Inclusivity and Resiliency Support Program PAYERS, and it ran for 22 months till January 2021. ये जो 2019 में शुरू हुआ था, ये जनवरी 2021 तक ये चला। ये रिपोर्ट ये बता रही है। रिपोर्ट आगे कहता है कि the IRI stated that this program was needed to enhance the political participation of Bangladesh citizens and amplify anti-authoritarianism voices, for which IRI implemented a broad-based social empowerment project that fostered and expanded citizen-centered, local and non-traditional forums for political engagement. And for this, it issued 11 advocacy grants to artists, musicians, performers, or organizations that created 225 art products addressing political and social issues that were viewed nearly 400,000 times, supported 3 civil society organizations from LGBTI, Bihari and ethnic communities to train 77 activists and engage 326 citizens to develop 43 specific policy demands.
which were proposed before 65 government officials and conducted community-specific quantitative and qualitative research, including 3 focus group reports and the largest published survey of LGBTI people in Bangladesh. अब इसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो LGBTQ वाले लोग हैं, ये अमेरिकन एजेंसीज उन्हें भी टारगेट करती हैं। और तभी आप देखते हैं कि वो जो स्लोगन्स हैं, गेज फॉर गाजा एंड ऑल दैट, वो सब जो स्लोगन्स होते हैं और सरकार के खिलाफ ये जो गेज होते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, ये सब समझिए ये एजेंसीज इनके पीछे काम करती हैं और इनको भड़काती हैं और इनको भी ये जो अमेरिकन एजेंसीज हैं वो अपने षड्यंत्र के लिए यूज करते हैं। अब ये रिपोर्ट आगे कहती है कि इंसिडेंटली ऑन 16 मार्च द नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट NDI, अनदर वाशिंगटन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन and the IRI's Technical Assessment Mission TAM released a report on the 2024 national election which was won by Sheikh Hasina. The said report was released after the same organization had run a pairs campaign for 22 months. And the report claimed that the 2024 election period, including the campaign period, election day and immediate aftermath, had less physical and online violence compared to previous election cycles, primarily due to the absence of nationwide partisan competition and the state's increased focus on election security. It further stated that the quality of the January election was undermined by incidents of state ruling party and opposition violence, as well as a pre-election environment characterized by increased political polarization, violence among political actors, contracting civil space and worsening freedom of expression and association. मतलब ये जो 2024 के जो चुनाव हुए उसके बारे में ये रिपोर्ट कहता है कि भाई इसमें वायलेंस इसलिए कम हुआ क्योंकि सरकार ने इतनी कड़ाई बरती अपने अपोजिशन के खिलाफ भी और इतना नकेल कस दिया कि वायलेंस वहां पे नहीं हुआ। ये 2024 का जो चुनाव हुआ इसको भी डिस्क्रेडिट करने की पूरी कोशिश की अमेरिकन एजेंसीज ने। और रिपोर्ट को अगर आप आगे देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे कोविड की मौत को भी, जब कोविड आया 2020 में, तो वहां जो कोविड की जो मौत हुई उसके लिए भी अमेरिकन एजेंसीज कैसे इसको अपने षड्यंत्र के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी और जो डेथ कम हुआ इससे वो शॉक्ड हो गए। अब देखिए रिपोर्ट आगे क्या कहता है। रिपोर्ट कहता है कि द IRI while talking about its PAIRS program stated that the COVID-19 pandemic had the potential to destabilize the Sheikh Hasina government, but that did not happen as the death rates remained low and the economy recovered despite challenges. आप समझ रहे हैं, वो जो डेथ जो कम हुआ वहां पे उससे इनके मंसूबों पर पानी फिर गया। अब ये रिपोर्ट आगे कहता है कि BNP remains marginal and the Awami League's power is undiminished. However, the BNP is still the most possible party to drive a power shift in the future. वो कह रहे हैं BNP ही वो पार्टी है जो शेख हसीना को हटा सकती है। And the health and economic consequences of the coronavirus pandemic had the potential to destabilize Bangladesh politics. However, death rates in Bangladesh remained low and the economy recovered despite dire projections. ये देखिए इनको शॉक लग गया क्योंकि ये उम्मीद कर रहे थे कि बांग्लादेश में कोविड की डेथ जो है, उनसे जो मृत्यु है वो और ज़्यादा होगी, लेकिन ये हुई नहीं। इनको लगा मृत्यु ज़्यादा होगी, लोगों में असंतोष बढ़ेगा और फिर तख्ता पलट उससे भी हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और उनको शॉक लगा। अब ये रिपोर्ट ये भी बताता है कि कैसे अमेरिकन एजेंसीज कलाकारों को भी अपने षड्यंत्र में शामिल करते हैं और ये भारत में भी होता है। देखिए रिपोर्ट आगे कहता है कि द IRI सपोर्टेड सोशली कॉन्शियस आर्टिस्ट बिकॉज दे आर एन underutilized actor in a rapidly closing civic space. While traditional civil society organizations face constant pressure, individual artists and activists are harder to suppress and can often reach a wider audience with their democratic and reformational messages. In addition, IRI identified marginalized communities, specifically Biharis, plainland ethnic groups and LGBTI people as non-threatening beneficiaries for whom the government would support advocacy. देखिए इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरह से वो समाज के अलग अलग लोगों को, आर्टिस्ट को, जो कलाकार हैं उनको, जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनको भी वो अपने साथ जोड़ते हैं और उनको भड़काते हैं। पहले तो उनको ब्रेन वॉश करते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ाने के लिए। इस रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है।
लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रिपोर्ट में कही गई है उसको आप मार्क कीजिए। ये रिपोर्ट आगे कहती है, थ्रू द अप्रोचेस IRI's program raised public awareness on social and political issues in Bangladesh and supported the public to challenge the status quo। पब्लिक को सपोर्ट किया कि आप यथास्थिति को चैलेंज कीजिए, स्टेटस को चैलेंज कीजिए, विच अल्टीमेटली एम्स फॉर पावर शिफ्ट इनसाइड बांग्लादेश, जिसका एक अंतिम उद्देश्य था कि बांग्लादेश में जो पावर है वो शिफ्ट हो जाए, बांग्लादेश में सत्ता जो है वो परिवर्तित हो जाए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। इन दस्तावेजों में ये जो डॉक्यूमेंट संडे गार्डियन के पास है उसमें विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार व्यक्तियों को कार्यक्रमों, पुस्तक लोकार्पण, बुक लॉन्च, कहानी कथन, स्टोरी टेलिंग, फोटो प्रदर्शनी, कला प्रदर्शनी, रंगमंच प्रदर्शन, ये सब आर्टिस्ट हैं, नृत्य कार्यक्रम, फिल्म और वृत्त चित्र स्क्रीनिंग, गोलमेज बैठक जो राउंड टेबल मीटिंग्स होती हैं, वकालत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया। जो लॉयर्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग के नाम पर बुलाया गया, जिनमें कुछ इनवाइट्स भेजे गए और जिनमें अमेरिकी दूतावास के राजनीतिक अधिकारी और वाणिज्य दूतावास जो कॉन्सुलेट्स होते हैं वहां के अधिकारियों ने भी भाग लिया, जिससे उनके निष्कर्षों के अनुसार 400,000 मतलब वो 4 लाख बांग्लादेशी नागरिक सीधे तौर पर प्रभावित हुए। इसी तरह फरवरी 2021 से सितंबर 2022 तक ये रिपोर्ट बता रहा है कि संगठन द्वारा क्रियान्वित एक अन्य परियोजना में, जिसके लिए इसे NED द्वारा $900,000 का अनुदान दिया गया था, संस्था ने कहा कि यह राजनीतिक बहस और निर्णय लेने के भीतर हाशिए पर पड़ी आवाज़ों, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को बढ़ावा देगा। संस्थान महिला राजनीतिक नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और राजनीतिक उम्मीदवारों की चुनाव लड़ने और उपराष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व के पदों को संभालने की क्षमता का निर्माण करेगा। मतलब ये जो ऐसे भी लोग हैं, पूरा जो पॉलिटिकल क्लास है आपका, और जो नए लोग हैं जो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इनको भी इन लोगों ने टारगेट किया और इस षड्यंत्र में उन्होंने इसको शामिल किया। ये रिपोर्ट आगे ये कहती है कि ये जो संस्थान है अमेरिकी, उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके स्टूडेंट विंग्स को भी अपने साथ जोड़ा, उनके प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करेगा, ऐसा डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, ताकि राजनीतिक भागीदारी के समावेशी और अहिंसक तरीकों के बारे में उनकी समझ को मजबूत किया जा सके। भाई जो स्टूडेंट लीडर्स हैं इनको भी लोगों ने टारगेट किया, अपने षड्यंत्र का हिस्सा बनाया। विश्वविद्यालय में वो गए और वहाँ पे लोगों के साथ, वहाँ जो स्टूडेंट्स थे उनको अपने साथ जोड़ा और आपने देखा इसका क्या परिणाम हुआ। बांग्लादेश में जो ये तख्ता पलट का ये जो पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ उसकी शुरुआत ही इन छात्रों ने की थी। अब देखिए इसमें भारत के लिए क्या खतरा है। रिपोर्ट कहता है कि व्हाट शुड रेज अलार्म बेल्स इन दिल्ली एंड इन अदर कंट्रीज इज द फैक्ट दैट अंडर द हेडिंग statement of problem being addressed, it blamed India for Awami League's corrupting political competition. In Bangladesh, political competition is dominated by two political parties, the Awami League and the Bangladesh Nationalist Party. For the past 10 years, under the support of India, देखिए ये आरोप लगा रहे हैं कि under the support of India, the Awami League has become increasingly hegemonic, dominating, co-opting and corrupting political competition and civic discourse. During this program, it interacted with leaders from both BNP and Awami League. तो इस रिपोर्ट से बहुत क्लियर है और ये आगे कहता है कि in another similar report commenting on India, it said predictably the AL and Sheikh Hasina would seek re-election by all means under the support of India. ये कहता है कि भाई शेख हसीना तो आगे भी चल करके चुनाव होगा तो भारत के सपोर्ट से वो दोबारा चुनाव कराएंगी और वो जीत जाएंगी। इट इज़ नेसेसरी टू काउंटर बैलेंस इंटरफेरेंस फ्रॉम रीजनल पावर्स, मतलब इंडिया का जो हस्तक्षेप है बांग्लादेश में उसको रोकना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे छात्रों को अमेरिकी संस्थाओं ने अपने षड्यंत्र में इस्तेमाल किया और उन्हें भड़काया, और ये सब कुछ आज की तारीख में भारत में भी हो रहा है। ये रिपोर्ट कहता है कि द डॉक्यूमेंट identified 5 Washington-based US State Department officials and 3 Dhaka-based US officials, 2 with US aid and a political officer in the US Embassy as primary contact. ये 5 लोग हैं जो primary contacts थे, लेकिन संडे गार्डियन इज नॉट नेमिंग देम, संडे गार्डियन ने उनका नाम नहीं लिया है। रिपोर्ट आगे ये कहता है कि द सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल्स हु ओवरसॉ द प्रोग्राम इंक्लूडेड क्रिस मर्फी, सुमोना गुहा, डोनाल्ड लू, सारा मार्गन एंड फ्रांसिस्को बेन कॉस्मे। और ये डोनाल्ड लू हैं, अभी वो बांग्लादेश गए थे, वो भारत भी आने वाले हैं।
अब देखिए, अमेरिका के निशाने पर शेख हसीना के बाद अब नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि मोदी भी अमेरिका के इशारे पर नाचने को तैयार नहीं है। और भारत में भी वही सब खेल हो रहा है। अमेरिकी अधिकारी विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, छात्रों को, सिविल सोसाइटी को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है, किसानों को सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है, सड़क जाम किए जा रहे हैं। मतलब ये पूरा ग्रुप एक्टिव है। मोदी सरकार को इन पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी, वरना ये देश में अशांति फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और इसमें विलंब की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।